हेलो एंड वेलकम टू बिटेनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। आप वजीरेक्स और लिमिनल के केस को जानते हैं। वजीरेक्स के अंदर जो 45% जो क्रिप्टो था वो हैक हुआ। इम्पोर्टेंट बात ये कि दोनों का जो हेट है, दोनों की जो नफ़रत है एक-दूसरे के प्रति और दोनों का जो ब्लेम गेम है, वो जग ज़ाहिर है। वो इस टाइम दुनिया के सामने है, राइट? कि वज़ीर एक्स लिमिनल के बारे में क्या कह रहा है। वज़ीर एक्स बोल रहा है कि लिमिनल के एंड पे हैक हुआ है, लिमिनल कह रहा है कि वज़ीर एक्स के एंड पे हैक हुआ है। अभी वज़ीर एक्स ने एक थर्ड पार्टी ऑडिट करा लिया है, अब लिमिनल भी कोई थर्ड पार्टी ऑडिट करा लेगा, फिर लिमिनल बोलेगा वज़ीर एक्स ने किया है। अभी वज़ीर एक्स कह रहा है कि लिमिनल के एंड पे हुआ है। तो ये ब्लेम गेम चलता रहेगा। जो एक्चुअल रिपोर्ट है, जिस पे हम सबको विश्वास करना चाहिए, वो रिपोर्ट है जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आएगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट कौन-सी एजेंसी देगी? वो देगी सीईआरटी या एफआईयू। अब सीईआरटी क्या है? कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, क्योंकि दुनिया में जो साइबर अटैक्स बढ़ते जा रहे हैं, तो सीईआरटी आई एम 100% श्योर कि अभी तक सीईआरटी दोनों के लैपटॉप्स को और जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं, उन सबके लैपटॉप्स को खंगाल रही होगी और फिगर आउट कर रही होगी कि ये अटैक कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, कैसे हुआ? तो वो प्रोबेबली रिपोर्ट जब आएगी तो हम कह सकते हैं कि हाँ, ये एक्चुअल में अब गवर्नमेंट की रिपोर्ट है तो चलो इस पे हम रिलाय कर सकते हैं। अभी दोनों पक्ष जो हैं वो इसी चीज़ में लगे हुए हैं कि मेरे एंड पे नहीं हुआ, आपके एंड पे हुआ। अब लिमिनल की रिपोर्ट भी आने वाली है, प्रोबब्ली वो भी कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई हमारे एंड पे नहीं हुआ, अभी उस रिपोर्ट को आना बाकी है। अब इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे क्या है? इम्पोर्टेंट बात ये है कि चाहे दोनों जितने मर्ज़ी लड़ लें, इम्पोर्टेंट बात ये है कि अभी भी जो 55% जो क्रिप्टो है, वो दोनों की कोऑर्डिनेशन से मूव होगा। ऑब्वियसली वज़ीर-एक्स अभी लिमिनल के पास वो क्रिप्टो अब नहीं रखना चाहेगा, वो लिमिनल को कस्टोडियन नहीं बनाना चाहता, फेयर इनफ, समझ में भी आ रहा है। लेकिन जो दिक्कत ये है कि अगर उसको क्रिप्टो मूव करना भी है, तो क्योंकि एक साइनिंग अथॉरिटी जो है वो लिमिनल है, तो बिना लिमिनल को लूप में लिए या बिना लिमिनल की सपोर्ट के या बिना लिमिनल की कोऑर्डिनेशन के वज़ीर एक्स कर नहीं पाएगा। तो दोनों पार्टीज़ को अभी भी चाहे वो जितनी मर्ज़ी एक-दूसरे से नफ़रत कर लें, जितना मर्ज़ी बोल लें एक-दूसरे के लिए, अभी भी बहुत क्लोज़ कोऑर्डिनेशन में काम करना पड़ेगा, उनको साइन करना पड़ेगा अगर फंड्स को मूव करना है। इसलिए मुझे तो ऐसा लगता है कि 110% मैं इस चीज़ के लिए श्योर हूँ कि जो भी अब मूवमेंट हो फंड्स की, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की निगरानी में होनी चाहिए। क्योंकि ऐसा ना हो कि दोनों लड़ते रहें, ब्लेम गेम करते रहें और कुछ जो रिमेनिंग 55% क्रिप्टो है, कहीं उसको कुछ ना हो जाए क्योंकि वो यूज़र्स का है। कहीं कहीं उस बाद में उनके ब्लेम गेम में कोई बड़ा दोबारा से कोई हैकिंग अटेम्प्ट ना हो जाए। तो दोनों को बहुत ही सावधानी से, बहुत ही क्लोज़ कोऑर्डिनेशन के साथ काम काम करना है और वो भी मैं तो ये चाहता हूँ कि इंडियन गवर्नमेंट की निगरानी में, इंडियन गवर्नमेंट की जो एजेंसीज़ हैं, उनके अंडर, उनके सुपरविज़न में ये काम होना चाहिए, राइट? तो ये बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद हम चलते हैं कि देखिए कुछ मैं इम्पोर्टेंट ट्वीट्स हैं, उनको मैं यहाँ पे शेयर करूँगा, जहाँ पे ये पता लगेगा कि क्रिप्टो या बिटकॉइन अडॉप्शन के लिए एक्चुअली में हो क्या रहा है और क्यों आपको अभी भी बिटकॉइन के प्राइस पर्सपेक्टिव से आपको लग रहा होगा कि बिटकॉइन बोरिंग है। 20 दिन पहले की बात है, मतलब बिटकॉइन $49,000 पे पहुँच गया था और आज बिटकॉइन $59,000 पे। हमें क्या है कि हम ना कुछ ही दिन में ये लगने लगता है कि बिटकॉइन बहुत बोरिंग है, बिटकॉइन के अंदर कुछ नहीं हो रहा है। बट अगर अगर आप देखो तो 20 दिन के अंदर $49,000 से बिटकॉइन $61,000 पे भी पहुंचा। सो व्हिच इज़ अ फिनोमिनल नंबर। बट हमें ये ऑब्वियसली बिट आदत नहीं है, हमें एक्सपोनेंशियल देखने की आदत है, तो इसलिए शायद हमें चीज़ें ऐसा लगता है कि बिटकॉइन के अंदर बहुत कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम वैसे देखें इंस्टीट्यूशनल एडॉप्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपके सामने शेयर करता हूँ। देखिए, सबसे पहले आप ये देखिए, दुनिया के जो सबसे बड़े जो हेज फंड्स हैं, सबसे बड़े, उनमें से जो 60% जो ऑफ द हेज फंड्स, उन्होंने ये डिस्क्लोज़ किया है कि उनके पास बिटकॉइन ईटीएफ की होल्डिंग है। ज़रा आप इस डेटा को देखिए, बड़े-बड़े नाम हैं, आप इसमें मिलेनियम मैनेजमेंट, मेरिनर इन्वेस्टमेंट ग्रुप, ये बहुत बड़े-बड़े जो हेज फंड्स हैं, इनका ये जहाँ पे येस लिखा है, येस का मतलब ये कि इन्होंने बिटकॉइन ईटीएफ इनके पास है और कितना है, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि कितना-कितना एक्सपोज़र है और ये क्वार्टर 2 के परचेज़ेज़ क्या हैं, टोटल क्या है। तो आप देख सकते हो कि जो हेज फंड्स हैं, उनका इंटरेस्ट बिटकॉइन की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, राइट? अगर हम बात करें दूसरी खबर की, हाँ, दूसरी खबर की ये कि अगर आप देखो तो दुनिया की कौन किसके पास सबसे ज़्यादा बिटकॉइन है? तो अगर आप इस पर्टिकुलर लिस्ट को देखो तो सतोशी नाकामोटो 1.1 मिलियन बिटकॉइन, जो उसके उन उन जिनको पतोशीज़ भी कहते हैं, जो माना ये जाता है कि बिटकॉइन कभी मूव नहीं होंगे। ये जब सतोशी ने अर्ली डेज़ में जब
कोई बिलीव नहीं करता था बिटकॉइन में, तो सतोशी ही यूज्ड टू माइन बिटकॉइन। तो वो जो बिटकॉइन है वो कभी मूव नहीं होंगे, उनको पतोशीज भी कहते हैं उन ब्लॉक्स को। तो ये 1.1 बिलियन बिटकॉइन वहाँ है। दूसरे नंबर पे अगर आप देखो तो बाइनेंस एक्सचेंज के पास है, और अगर हम उसके बाद देखें तो ब्लैक रॉक के पास है, राइट। तो ब्लैक रॉक के पास अगर हम देखें तो 3,47,000 बिटकॉइन हो चुके हैं। तो अगर हम सतोशी नाकामोतो को निकाल दें, राइट, सतोशी नाकामोतो को अगर हम हटा दें तो बाइनेंस नंबर 1, नंबर 2 पे ब्लैक रॉक, उसके बाद ग्रे स्केल, और उसके बाद माइक्रो स्ट्रैटेजी। इस लिस्ट में यूएस गवर्नमेंट भी है, इसमें फिडेलिटी भी है, और रॉबिनहुड भी है। बट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कि ब्लैक रॉक, जो कि जनवरी से हमने बिटकॉइन ईटीएफ्स को आते हुए देखा, और आज हम देखते हैं कि बिटकॉइन ईटीएफ्स सिर्फ अकेले ब्लैक रॉक के पास 3,47,000 बिटकॉइंस है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम चलते हैं कि माइकल सेलर का ने ये बोला है कि भाई, इफ ही इज गॉन, और एक दिन सबको जाना है, तो ही विल डेडिकेट ऑल हिज पर्सनल होल्डिंग्स, जो उसके पास है करीब 20,000 बिटकॉइन के आसपास है, वो सारी की सारी चैरिटी को डेडिकेट कर देगा। तो और उस चैरिटी को जो बिटकॉइन की ग्रोथ को, बिटकॉइन की एडुकेशन को सपोर्ट करती होगी। तो ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है कि माइकल सेलर की तरफ से, राइट। उसके बाद माउंट गॉक्स का ये कहना है कि भाई, जो माउंट गॉक्स ने बिटकॉइन डिस्ट्रीब्यूट करने थे, करीब 1,42,000 बिटकॉइन डिस्ट्रीब्यूट करने थे, ऑलमोस्ट उसने सारे बिटकॉइन डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। सिर्फ 20,000 बिटकॉइन रह गए, 12,000 बिटकॉइन उसने और मूव किए, तो टोटल 32,000 के करीब बिटकॉइन रहता था जो डिस्ट्रीब्यूट होने से। अब आप एक चीज को समझो कि बहुत बड़ा डर था, माउंट गॉक्स की जब भी न्यूज आती थी तो मार्केट डंप करती थी। आप ये देखो कि माउंट गॉक्स के 1,42,000 के करीब बिटकॉइन डिस्ट्रीब्यूट होने थे, उसमें से रिटेलर के पास करीब 65,000 बिटकॉइन आना था। सोचो कि कोई बिटकॉइन को बेच ही नहीं रहा, क्योंकि अगर बिटकॉइन बिक रहा होता तो डेफिनेटली इसका बहुत ज्यादा मार्केट पे इम्पैक्ट आता, बट ऐसा इम्पैक्ट माउंट गॉक्स का आते हुए दिख नहीं रहा है। उसके बाद यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिटकॉइन के अराउंड पॉजिटिव न्यूज हो रही है, नेगेटिव न्यूज हो रही है, पंप्स हो रहे हैं, डंप्स हो रहे हैं, बियर मार्केट है, बुल मार्केट है, लेकिन बिटकॉइन अपना काम कर रहा है। बिटकॉइन की हर एवरेज 10 मिनट के बाद एक ब्लॉक माइन होता है, और आप देखो कि 94% बिटकॉइन ऑलरेडी सर्कुलेशन में आ चुके हैं। सिर्फ 1.26 मिलियन बचे हैं, जो कि 116 साल के अंदर माइन होंगे। सो दिस इज अगेन अ वेरी बुलिश साइन कि लिटरली वी नो कि कितना बिटकॉइन मार्केट में आ चुका है, और कितना बिटकॉइन मार्केट में फ्यूचर में आना है। तो बेसिकली ये अकेली एसेट है दुनिया की जिसके बारे में सर्टेनिटी है कि हमें ये पता होता है कि अकेली एसेट की कितना ऑलरेडी है और कितना फ्यूचर में आएगा। दुनिया में ऐसी कोई एसेट नहीं है, आप गोल्ड का भी नहीं बता सकते, ना सिल्वर का बता सकते हो कि कितना ऑलरेडी मार्केट में और कितना मार्केट में फ्यूचर में आएगा। हम बिटकॉइन के अगर गोल्ड और इसकी बात करें कि पहले कितने गोल्ड के अंदर बिटकॉइन आता था, तो पहले सिर्फ 0.9 आउंस के अंदर एक बिटकॉइन आ जाता था, फिर 11 आउंस के अंदर एक बिटकॉइन आता था, 11 आउंस ऑफ गोल्ड, फिर 34 आउंस ऑफ गोल्ड के अंदर एक बिटकॉइन आता है, आज 32 आउंस ऑफ गोल्ड के बदले में एक बिटकॉइन आता है। तो आप देख रहे हो कि बिटकॉइन हैज परफॉर्म्ड रियली वेल इन कंपैरिजन टू गोल्ड, बिकॉज अब बहुत गोल्ड चाहिए होता है बिटकॉइन को बाय करने के लिए, जो कि मात्र 2013 में सिर्फ 0.9 आउंस ऑफ गोल्ड चाहिए था, राइट। उसके बाद हम देखते हैं कि इन बिटकॉइन में इन्वेस्टिंग आज की डेट में पता है कैसी है, इट इज एज गुड एज के जैसे हमने इंटरनेट के अर्ली डेज में इन्वेस्ट किया था। अगर हम इस कर्व को देखें, राइट, इस कर्व के अंदर ये पता लग रहा है कि हर टेक्नोलॉजी का एक एस कर्व होता है, राइट, और बिटकॉइन के एस कर्व में हम यहाँ पे हैं, मतलब वी आर जस्ट एट द बिगनिंग ऑफ द एस कर्व, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं एक और खबर पे, जहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि अगर हम बिटकॉइन के माइनर से बिटकॉइन को कंपेयर करें कि माइनर्स वर्सेस बिटकॉइन ने कैसा परफॉर्म किया है, तो बिटकॉइन के जो स्टॉक्स हैं उन्होंने बहुत ही बुरा परफॉर्म किया है। मतलब क्योंकि हार्विंग वाला ईयर था, तो बिटकॉइन माइनर्स के जो अर्निंग्स है उन पे बहुत फर्क पड़ा है। तो स्टॉक्स ने बहुत बुरा परफॉर्म किया है, बट बिटकॉइन ने अच्छा परफॉर्म किया इन कंपैरिजन टू माइनर स्टॉक। सो ये है, और हम देख रहे हैं कि इथेरियम और बिटकॉइन के ईटीएफ में फर्क ये है, ग्रे स्केल के अंदर से बिटकॉइन भी बहुत सारा निकला, लेकिन डिमांड इतनी थी कि ग्रे स्केल के आउटफ्लो का पता ही नहीं लगा, बिटकॉइन के इनफ्लो ने उसे बीट कर दिया, राइट। लेकिन इथेरियम के केस में ऐसा नहीं हो रहा है, कंसिस्टेंटली आउटफ्लो इथेरियम का ज्यादा हो रहा है ग्रे स्केल से, लेकिन बाइंग उतनी नहीं हो रही है, नेट नेट में अभी आउटफ्लो ही है। दो
जो ब्लैक रॉक का है उसमें काफ़ी बाइंग हो रही है, काफ़ी इन्फ्लो है, लेकिन नेट नेट में इतना ज़्यादा आउटफ्लो है कि वो बिटकॉइन को रिपीट नहीं कर रहा है, बिटकॉइन की जो सक्सेस थी उसको रिपीट नहीं कर रहा है। यहाँ पे ये बोला गया कि जो रॉबर्ट एफ जूनियर जो कि वाइस प्रेसिडेंट है, उनके जो वाइस प्रेसिडेंट है निकोल, उन्होंने बोला है कि भाई वो हो सकता है ट्रम्प को ज्वाइन कर लें, सो दैट दे कैन बीट कमला हारिस। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, कमला हारिस के चांसेस बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, और बहुत लोग का कहना है कि कमला हारिस कुड बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। अगर ये होता है तो ऑब्वियसली दिस इज नॉट अ गुड न्यूज़ फॉर द क्रिप्टो फर्टर्निटी। बिटकॉइन को लिटरली कोई फर्क नहीं पड़ता, टू बी ऑनेस्ट। बिटकॉइन फिर भी ग्रो करेगा, चाहे कमला हारिस आए, चाहे कोई आए, चाहे ट्रम्प आए। लेकिन वेब 3 इकोसिस्टम को ग्रो करने के लिए शायद डोनाल्ड ट्रम्प की बहुत ज़रूरत है। और यूएस के जो स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ आप देख सकते हो कि पहले 6% जो थे 6% जो थे इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप थी, जो कि अब 9% इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप हो चुकी है। ठीक है, तो ये बताता है कि इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। यही कारण है कि जापान का जो जापान का जो माइक्रो स्ट्रेटेजी कहा जाता है, मेटा प्लैनेट, कंसिस्टेंटली बिटकॉइन को बाय कर रहा है। आप देख सकते हो कि 57.23 बिटकॉइन उसने बाय कर लिए, विच इज 3.4 मिलियन यूएस डॉलर। तो टोटल जो मेटा प्लैनेट के पास 360 बिटकॉइन हो चुके हैं। तो ये थे कुछ अपडेट्स, ये थी कुछ आज की खबरें। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्रिप्टो की ताज़ा खबर आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ एक बार लाइक करेगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करेगा, और अपने लोगों के साथ शेयर करेगा। मिलते हैं एक नई एपिसोड में, एक नई एनर्जी, एक नए न्यूज़ के साथ। तब तक थैंक यू वेरी मच।